नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टीवी के ख़ास प्रोग्राम हेल्थ और हम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान हफ्सा खान। हेल्थ और हम में हमारा मकसद यही होता है कि हम आप तक सेहत से जुड़ी अहम मालूमात और इन्फॉर्मेशन सिंपल और समझ लायक अंदाज में आप तक पहुंचाए। आज का हमारा टॉपिक है, इज स्पाइन सर्जरी सेफ? अक्सर लोग स्पाइन सर्जरी का नाम सुनते ही डर जाते हैं और किस तरह के मिथ्स कैरी करते हैं और कई सारे मिथ्स पर भरोसा भी कर लेते हैं, जैसे सर्जरी के बाद चल नहीं पाएंगे या रिकवरी बहुत मुश्किल होती है। लेकिन ये सच है या नहीं, या सिर्फ आपकी गलत फहमियाँ हैं? आज हम हमारे एक्सपर्ट से जानेंगे स्पाइन सर्जरी की रियलिटी, सेफ्टी, लेटेस्ट टेक्निक्स और कौन से केसेस में सर्जरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इस टॉपिक पर डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद है किम सनशाइन हॉस्पिटल्स, बेगमपेट, हैदराबाद के सीनियर कंसल्टेंट स्पाइन सर्जन डॉक्टर हिमांशु आर प्रसाद। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। नमस्ते, आप सभी को मेरा नमस्कार एंड होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो सबसे पहले हम शो का आगाज़ इसी सवाल से करते हैं कि स्पाइन सर्जरी होती क्या है, किन प्रॉब्लम्स के बतौर आप लोग स्पाइन प्रॉब्लम्स डिटेक्ट करते हैं एंड कब सर्जरी सजेस्ट करते हैं, उस बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए, स्टार्ट करेंगे तो अगर आप पूछें स्पाइन बेसिकली जो आपका ऑर्गन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर डेली एक्टिविटीज़। आपके रोज़ के काम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपका स्पाइन स्ट्रॉन्ग है तो आप रेगुलर काम आसानी से कर पाते हैं। बट जब तकलीफ़ होता है, जैसे डिस्क प्रोलैप्स हो गया या डिस्क खिसक गई है या डिस्क में या स्पाइन में इन्फेक्शन आ जाता है, तो आपके डेली एक्टिविटीज़ में मुश्किल आ जाती है। आपको बैठना, आपको चलना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी सियाटिका का पेन शुरू हो जाता है। जब ये सारे पेन शुरू होते हैं तो आपको तकलीफ़ डेली काम करने में तकलीफ़ होने लगता है। जब आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ गेटिंग अफेक्टेड एंड अगर मैं देखूं कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है जो सर्जरी से सॉल्व हो सकता है, वैसे केसेस में हम सर्जरी एडवाइस करते हैं। सो वेरी क्लासिकली अगर आप पूछें तो स्लिप डिस्क, जिसमें नस के दबाव के कारण नस वीक होने लगी है, उस पर सर्जरी लग सकता है। कभी कभी इन्फेक्शन के कारण से स्पाइन की स्टेबिलिटी ख़राब हो जाती है, वो टाइम पे आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ केसेस में जैसे फ्रैक्चर हो गया, जहाँ पे हड्डी टूट गई है और आपकी नस को दबा रही है, उसमें सर्जरी लग सकता है। और हाँ, कभी कभी जैसे आपको बच्चों यंग एज में देखेंगे जहाँ पे डिफॉर्मिटी है, स्कोलियोसिस है, वो केसेस में आपका स्पाइन बैलेंस करने के लिए आपको सर्जरी का ज़रूरत पड़ सकता है। सो ऑल इन ऑल अगर आप पूछें तो सर्जरी तब लगता है जब आपका स्टेबिलिटी या आपके नस का वीकनेस होने का रिस्क होता है। वो टाइम पे सर्जरी हम एडवाइस करते हैं सो दैट आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ बिकम्स बेटर। अब यहाँ पे अगर हम रिस्क एसोसिएटेड की बात करें तो स्पाइन को लेके कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स है जो यूजुअली अडेप्ट होते हैं स्पाइन में, उस बारे में हमें कुछ बताइए। रिस्क फैक्टर्स जैसे मैंने बताया कि काफ़ी सारे पैथोलॉजीज़ होते हैं स्पाइन में। वेरी क्लासिकली अगर आप पूछें तो मोस्ट ऑफ द यंग पॉपुलेशन में स्लिप डिस्क होना ये एक कॉमन पैथोलॉजी है। तो उसका रिस्क फैक्टर्स अलग है, जैसे कि आपका पॉस्चर सही नहीं है, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आप काफ़ी देर तक झुक के बैठ के काम कर रहे हैं। जैसे आजकल के आईटी प्रोफेशनल्स में देखेंगे काफ़ी टाइम वो कंप्यूटर पे स्पेंड करते हैं विदाउट एनी एक्सरसाइज। सो दीज ऑल फॉल इनटू रिस्क फैक्टर्स ऑफ पॉस्चर। डाइट वाइज रिस्क फैक्टर्स पूछें तो अगर आपका विटामिन और न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है या आप में स्मोकिंग की हैबिट है विच अगेन अफेक्ट्स योर ओवरऑल रिकवरी, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर हुआ। और कुछ अदर रिस्क फैक्टर्स फॉर इन्फेक्शन, जैसे आपका न्यूट्रिशन और आपका इम्यूनिटी ठीक नहीं है तो आपके चांसेस ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन इन द स्पाइन इज़ वेरी हाई। सो ये सब चीज़ अगर देखा जाए तो दीज आर ऑल, मोस्ट ऑफ द रिस्क फैक्टर्स आर कंट्रोलेबल। आप प्रॉपर न्यूट्रिशन करके, प्रॉपर पॉस्चर मैनेज करके, एक्सरसाइज करके आप काफ़ी सारे रिस्क फैक्टर्स को आप ख़त्म कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। यहाँ पे अगर रिस्क को मिनिमाइज़ करने की अगर हम बात करें तो स्पाइन सर्जरी के रिस्क को अवॉइड करने के लिए या उन्हें कम करने के लिए कौन से ऐसे प्रिकॉशनरी टर्म्स लोग फॉलो कर सकते हैं? ये आपने बहुत अच्छी सवाल पूछी, बिकॉज होता क्या है कि हमें बचपन से सिखाया गया है कि आप एक्सरसाइज करें, आप करेक्ट चेयर टेबल पे बैठ के पढ़ाई करें। तो ये सारे चीज़ हम समवेयर डाउन द लाइन हम टेकन फॉर ग्रांटेड कर देते हैं और धीरे धीरे क्या होता है कि ये हैबिट बन जाता है एंड देन दैट कैन लीड टू प्रॉब्लम्स लाइक डिस्क प्रॉब्लम्स एंड ऑल दैट। सो अगर आपको मिनिमाइज करना है, आई अप्रिशिएट द वर्ड व्हाट यू यूज्ड, यू मे नॉट, आप सारा रिस्क फैक्टर शायद कैंसिल ना कर पाएँ बट आप उसको मिनिमाइज भी कर लें
तो आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी बेटर होता है, आपको स्पाइन प्रॉब्लम्स आने का चांसेस कम हो जाता है। सो जैसा कि आपने पूछा मिनिमाइज़ कैसे करें, तो वेरी क्लासिकली जब भी आप चेयर और टेबल पे बैठ रहे हैं, मेक श्योर यू आर सिटिंग अपराइट, आपका बैक सपोर्ट बराबर रहना है। ज़्यादा देर तक मत बैठिए, एनीथिंग बियॉन्ड 30 मिनट्स या 45 मिनट्स आप एक बार खड़े होके जस्ट स्पाइन को स्ट्रेच कर लिए, फिर आगे बैठ के आप काम कर सकते हैं। तो लॉन्ग सिटिंग इज़ अगेन बैड। अगर आप कंप्यूटर के सामने बैठ के काम कर रहे हैं तो मेक श्योर आपका कंप्यूटर इज़ एट योर आई लेवल। ज़्यादा झुक के या ज़्यादा फ़ोन ऐसा यूज़ करके आपके कमर पे, आपके नेक पे काफ़ी स्ट्रेन आता है। तो ये फैक्टर्स है जो आप मिनिमाइज़ करना चाहिए। एंड जैसे मैंने बताया, काफ़ी सारे फैक्टर्स आपके कंट्रोल में हैं, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। सो स्पाइन में भी अगर आप देखा जाए प्रॉब्लम्स के और पैथोलॉजीज़, इमीडिएटली उतना प्रॉब्लम नहीं आता, जो धीरे धीरे करके एक स्टेज आता है जहाँ पे आपको सर्जरी का ज़रूरत पड़ सकता है। सो आप पहले से ही आप ये सब चीज़ फॉलो करेंगे तो आपको स्पाइन सर्जरी का रिक्वायरमेंट कम होगा। अब कई सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे आपने मेंशन किया है कि यंग एज टीनेजर्स में सबसे ज़्यादा स्लिप डिस्क नज़र आता है। तो क्या हर स्लिप डिस्क पेशेंट को स्पाइन सर्जरी अंडरगो करना होता है या नहीं, उस बारे में हमें कुछ बताइए। आई थिंक ये बहुत बड़ा मिथ है। देखिए आजकल नॉट ओनली स्लिप डिस्क, अभी मैंने किसी को अगर क्लिनिक में MRI भी मैंने अगर पूछ लिया तो इमीडिएटली माइंड में बैठ जाता है कि हमें सर्जरी ज़रूरत पड़ रहा है, बट दैट इज़ टोटली मिथ, दैट इज़ नॉट राइट। नाउ MRI इज़ अ काइंड ऑफ डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन। मुझे आपका डायग्नोसिस तक आने के लिए आई नीड अ स्कैन। सो एक बार मैं स्कैन देखता हूँ तो मेजॉरिटी ऑफ दिस डिस्क प्रॉब्लम्स, आई वुड से सो फार एज इवन 90 to 95% ऑफ द स्लिप डिस्क आप विथ एक्सरसाइज, विथ फिजियोथेरेपी, विथ मेडिकेशंस आप काफ़ी हद तक मैनेज कर सकते हैं। हाँ, जैसे मैंने बताया, कुछ स्लिप डिस्क ऐसे होते हैं जहाँ पे आपके नस वीक होने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि कुछ लोगों के पंजे वीक हो जाते हैं, कुछ लोगों के यूरिन ब्लॉक हो जाती है या फोर्स नहीं डाल पाते हैं। ऐसे केसेस में सर्जरी का ज़रूरत पड़ सकता है, बट मोस्ट ऑफ देम डू नॉट नीड सर्जरी। आप अच्छा पॉस्चर मैनेज करिए, एक्सरसाइज करिए, डाइट मेंटेन करिए, फिजियोथेरेपी करिए, आपका स्लिप डिस्क बहुत हद तक मैनेज हो जाएगा। एंड वहाँ तक ही नहीं, आपको आगे भी यू हैव टू मेंटेन दोज गुड हैबिट्स फॉर टू डेवलप, लाइक अगेन एक्सरसाइज एंड ऑल आर गुड हैबिट्स। तो आपने ये मेंटेन करके रखना है फ्यूचर के लिए भी। आज मेरा दर्द कम हो गया, मेरा स्लिप डिस्क का दर्द कम हो गया, डजंट एंड, द मैटर डजंट एंड देयर। आपने फ्यूचर भी वो गुड हैबिट्स मेंटेन करते रहेंगे तो फ्यूचर में आपको डिस्क प्रॉब्लम वापस नहीं आता है। अब यहाँ पे जो अहम सवाल होता है लोगों का, डाउट बोल दीजिए आप, या एक डर उनके दिमाग में जो बैठा होता है, क्या स्पाइन सर्जरी सेफ है या नहीं? तो इस सबसे बड़े डाउट का सवाल आप दे दीजिए। हाँ, ये चीज़ काफ़ी जब भी मैं किसी पेशेंट को अपने क्लिनिक में या अपने ऑफिस में किसी को सर्जरी बोल दिया तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एंड क्यों नहीं, बिकॉज आपका स्पाइन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पे आपका बोन्स भी है, नर्व्स भी है, और इम्पॉर्टेंट ब्लड वेसल्स भी हैं, और इम्पॉर्टेंट टिश्यूज़ भी हैं जैसे डिस्क और लिगामेंट्स। तो बाय द फैक्ट इटसेल्फ स्पाइन सर्जरी इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड एंड अ ट्रिकी सर्जरी। बट क्या हुआ है, ओवर द ईयर्स वी ऑल सर्जन्स गॉट ट्रेंड इन स्पाइन सर्जरी। स्पाइन सर्जरी का ट्रेनिंग, जब आपको पूरा सर्जरी के बारे में मालूमात हो जाए, व्हेन यू नो एवरीथिंग, दिस स्पाइन सर्जरी बिकम्स वेरी सेफ व्हेन यू नो व्हाट यू आर डूइंग। तो होता क्या है कि पहले ज़मानों में सर्जरी के बाद हम काफ़ी महीनों तक बेड रेस्ट बोलते थे, बट अभी वैसा नहीं है। अभी टेक्निक्स बेहतर हो गए हैं, टेक्नोलॉजीज़ आ गए हैं, उसके वजह से इम्प्रूवमेंट बेटर हो गया है। रिस्क इन स्पाइन सर्जरी काफ़ी हद तक कम हो गए हैं। इनफैक्ट आजकल जब हम स्पाइन सर्जरी बोलते हैं किसी को, तो मुझे मालूम है पेशेंट कब चलेगा, कितने दिन में उठ के नॉर्मल हो जाएगा, कितने दिन में ही कैन गेट बैक टू हिज लाइफ। तो पहले ज़माने में क्या होता था कि हम कहते थे पता नहीं आपका रिकवरी कितना होगा, बट अभी बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजीज़, बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग्स, अभी हमको पता है मोस्ट ऑफ द केसेस, ज़्यादातर पेशेंट सेम डे उठ के चल सकते हैं, ऑलमोस्ट वॉकिंग लेवल पे आ सकते हैं, नेक्स्ट डे से वॉकिंग शुरू हो जाती है, एंड 2 to 3 days में दे गेट बैक टू होम। सो ओवरऑल जो सेफ्टी एलिमेंट है सर्जरी का, स्पाइन सर्जरी का, वो बढ़ गया है, रिस्क जो है वो कम हो गया है। सो इफ़ यू आस्क मी, ज़्यादातर पेशेंट को हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि हाँ, आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी कंटिन्यू कर सकते हैं। रिस्क पहले ही हम क्या कहते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कौन से पेशेंट में कितना रिस्क है। तो सर्जरी के पहले हम ये सब बैठ के पेशेंट से डिस्कस करके एंड देन स्पाइन सर्जरी की तरफ आगे बढ़ते हैं।
और ऐसा नहीं है कि सारे सर्जरी में इट इज़ अ फेलियर, नहीं, बट अगर अच्छे से किया है तो स्पाइन सर्जरी कैन गिव यू अ गुड एंड अ नॉर्मल लाइफ एज वेल। अब स्पाइन सर्जरी अंडरगो करने के बाद में एक और डर ये होता है कि शायद अगर स्पाइन सर्जरी में कुछ भी गड़बड़ हो गई तो हम लाइफ लॉन्ग चल नहीं पाएंगे या रिकवरी में काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो अगेन ये मिथ है या ये सिर्फ लोगों के अंदर एक डर है या ऐसा कुछ होता है, वो हमें थोड़ा क्लियरली एक्सप्लेन करिए। जैसे मैंने बताया, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है आपका। सो अगर योर सर्जन ट्रेन है, ही नोज एवरीथिंग अबाउट स्पाइन सर्जरीज, उनके पास एक्सपीरियंस है, आप वेरी सेफली एंड हैप्पीली यू कैन अंडरगो स्पाइन सर्जरी। इनफैक्ट आप अभी न्यूज़ में भी देखेंगे काफ़ी सारे स्पोर्ट्स पर्सन ऐसे हैं जिनका स्पाइन सर्जरी हुआ है एंड दे हैव गॉन बैक टू द स्पोर्ट्स अगेन। सो ऐसे सर्जरीज हैं जहाँ पे आपका यू कैन गेट बैक टू नॉर्मल। सो रिस्क एलिमेंट जो है वो अभी काफ़ी कम हो गया है। जी, यहाँ पे अगर हम रिकवरी की टाइम ही बात कर ले तो सर्जरी क्या कितने टाइम बाद रिकवर करते हैं लोग यूजुअली? वेरी क्लासिकली जो कॉमन सर्जरीज हैं, पेशेंट सेम डे नहीं तो नेक्स्ट डे वॉकिंग स्टेज पे तो आ जाते हैं, वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, जैसे उठ के टॉयलेट जाना या अपने डाइनिंग चेयर पे बैठ के खाना खाना। तो दिस इज़ ऑलमोस्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द सर्जरी यू आर एबल टू डू। इनफैक्ट आजकल के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरीज हो गए या एंडोस्कोपिक सर्जरीज हो गए, इसमें आपका रिकवरी इवन फास्टर होता है। हाँ, ये सब सर्जरीज जो है आपको वेरी क्लासिकली द सर्जन हैज़ टू पिकअप। सारे पेशेंट्स में मैं एंडोस्कोपी नहीं बोल सकता हूँ या सारे पेशेंट्स में मिनिमली इन्वेजिव नहीं बोल सकता हूँ। एक करेक्ट पेशेंट पिकअप करके करेक्ट सर्जरी करने से उसका आउटकम काफ़ी ऑलमोस्ट नियर नॉर्मल जैसा होता है। इनफैक्ट पेशेंट को अगर आपको रेगुलरली पूछा जाए तो एक 3 से 4 महीने तक दे कैन गेट बैक टू द ऑलमोस्ट नॉर्मल लाइफ। ग्रेजुअल जो रिकवरी होता है, जो आप रिकवरी फेज पूछ रहे हैं, वो आपका 2 हफ्ते से लेके 3 महीने तक आपका रिकवरी होता है। तो उस रिकवरी के टाइम पे हम क्या करते हैं, क्लासिकली हम कुछ डूज एंड डोंट्स एक्सप्लेन करते हैं पेशेंट को, कुछ फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज शुरू होता है जो ओवरऑल मसल्स को डेवलप करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। सो ऑल इन ऑल पेशेंट 3 महीने तक नियर नॉर्मल हो जाता है एंड आई वुड से वी कैन ऑलमोस्ट क्लोज द चैप्टर फॉर दैट केस in 3 to 5 months all in all. अब यहाँ पे एक चीज़ की अगर हम बात करें मॉडर्न टेक्निक्स, तो हाउ आर मॉडर्न टेक्निक्स कंसिडर्ड सेफर एंड कितना ये स्पाइन सर्जरी में हेल्पफुल एंड पेनलेस साबित होती है, उस बारे में हमें कुछ बताइए। ये अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज आजकल के ज़माने में जहाँ पे AI और रोबोटिक्स इतना कॉमन हो रहा है, स्पाइन में भी ये टेक्नोलॉजीज़ दिखने लगे हैं। जैसे कि पहले के ज़माने में जब हम सर्जरी करते थे तो हमें पूरे मसल्स को ओपन करके बोन के अंदर का सारा काम या नस के आसपास का सारा काम करके फिर वो मसल्स को क्लोज करके हम पेशेंट्स को बाहर लाते थे। बट आजकल के टेक्निक में या लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आप पूछे तो हम पूरे मसल्स को ओपन किए बिना मिनिमल इंसिजन से या छोटे छोटे होल्स से इम्प्लांट्स अंदर डालना या अंदर का डीकम्प्रेशन करना, ये सब जो सर्जिकल के कंपोनेंट्स हैं वो हम छोटे होल से करने की क्षमता रखते हैं। ये सब क्यों कर पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ कोर्स अब हमारा ट्रेनिंग इम्प्रूव हुआ है, बिकॉज ऑफ कोर्स हमारे पास टेक्नोलॉजीज ऐसे आए हैं या गैजेट्स ऐसे आए हैं या छोटे से होल से वो चीज़ हम कर पा रहे हैं, वो सर्जरी का एलिमेंट पूरा फिनिश कर पा रहे हैं। अगर एग्जांपल बताऊं तो ये काइंड ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक है। जैसे आपके पास पिन डॉट, आपको पैथोलॉजी मालूम है, आपने सर्जरी वही डॉट पैथोलॉजी पे एड्रेस करके यू कैन कम बैक। सो इससे होता क्या है, मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी से आपका कोलैटरल डैमेज कम होता है, जैसे मसल्स का वीक होना या मसल्स बाकी टिश्यूज़ में डैमेज होना, ये सब के कंपोनेंट्स कम हो जाते हैं। सो जब आपके कोलैटरल डैमेज कम है सर्जरी से, तो आपका रिकवरी नेचुरली फास्टर होता है, आपका रिकवरी नेचुरली क्विक होता है। सो पीपल आर गेटिंग बैक टू द ओरिजिनल प्रोफेशन। जैसे कि मैंने स्पोर्ट्स का एग्जाम्पल किया, काफ़ी सारे स्पोर्ट्स पर्सन ऐसे हैं कि सर्जरी के बाद भी दे गेट बैक टू स्पोर्ट्स। So your spine surgery is not changing your lifestyle. Of course you have to, आपको अपने healthy lifestyle अपनाने हैं, जैसे exercise मैंने बताया, जैसे diet मैंने बताया, ये सब चीज़ आप maintain करते रहना है। ये नहीं कि सर्जरी हो गया तो मैं सब कुछ भूल जाऊँ, नहीं, सर्जरी हो गया ठीक है, डन, बट you have to maintain that. अब मिनिमली इनसे इन्वेसिव जो सर्जरी होती है स्पाइन की, वो क्या होती है, आप उस बारे में हमें कुछ बताइए। जैसे कि पहले के सर्जरीज़ में क्या होता था, हमें कुछ
जैसे नर्व्स को डीकम्प्रेस करना हो या इम्प्लांट्स डालना हो, तो हम ओपन करके सारे मसल्स को एक्सपोज करके बोन्स के ऊपर काम करते थे जी। अब क्या हुआ है कि अभी काफ़ी सारे केसेस में आपको वो पूरा मसल्स लिफ्ट अप करने की ज़रूरत नहीं है। सो जैसे मैंने कोलैटरल डैमेज की बात की, इस मसल्स में, इन मसल्स में वो कोलैटरल डैमेज नहीं होता। सो आप मसल्स के बीच में से ही प्लेन बना के आप अपने सारे सर्जरीज कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपका मसल्स पे डैमेज नहीं होता है। सो आपका पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी अच्छा रहता है, बिकॉज मसल्स पे तो डैमेज हुआ ही नहीं है। सो दिस इज़ कॉल्ड एज मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी, जहाँ पे आप की होल सर्जरी, जैसा की होल आपने सुना होगा, की होल सर्जरीज या मिनिमली इन्वेजिव स्मॉल होल्स, जैसे इवन 2.5 सेंटीमीटर होल से भी पूरा सर्जरीज हो जाता है। सो दोज टेक्निक्स आर मेकिंग द पेशेंट रिकवर फास्टर। एंड मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम छोटा सर्जरी करके खाली छोटा काम कर रहे हैं, अंदर का काम सारा हो रहा है, चाहे आपका फिक्सेशन पार्ट हो या डिकम्प्रेशन पार्ट हो या फ्यूजन वाली पार्ट हो, ये सब चीज़ कंप्लीट करके, एंड दैट टू थ्रू अ स्मॉल होल और अ मिनिमली इन्वेजिव अप्रोच। जी। फिजियोथेरेपी की अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो स्पाइन सर्जरी में फिजियोथेरेपी क्यों इतनी इम्पोर्टेंट होती है, एंड क्या ये फिजियोथेरेपी का सेशंस लेना सच में इम्पोर्टेंट है या नहीं, उस बारे में हमें बताइए। हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि फिजियोथेरेपी इज़ वेरी ब्रॉड टर्म। फिजियोथेरेपी डजेंट मीन कि खाली मैं करंट से मसाज ले लूँ या करंट से कुछ ट्रीटमेंट ले लूँ। फिजियोथेरेपी ऑल्सो इंक्लूड्स एज सिंपल एज वॉकिंग। अगर आप वॉकिंग कर रहे हैं या स्पाइन के कुछ योगा टाइप के एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, वो भी फिजियोथेरेपी में इंक्लूड होता है। तो जैसे सर्जरी के बाद अगर आप क्लासिकली पूछें तो आपको वो करंट थेरेपी और मसाज थेरेपी की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। बट ज़रूरत कहाँ पड़ती है कि जो मैंने मसल्स की बात कर रहे हैं, आपने वो मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है। वो मसल्स को बैक टू नॉर्मल करने के लिए आपको थेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है। सो अगेन, अगर हम वो स्पोर्ट्स पर्सन का एग्जाम्पल लें, तो जैसे मैंने इस स्पोर्ट्स पर्सन पे ऑपरेट किया है, तो मेरा ऑपरेशन के बाद प्लान ये होगा कि आई विल डिस्कस विथ माय फिजियोथेरेपिस्ट एंड उनको बताऊंगा कि ये पेशेंट का रिक्वायरमेंट इज़ टू गेट बैक टू स्पोर्ट्स। सो फिजियोथेरेपिस्ट हमारा जो रहता है, ही वर्क्स ऑन दोज ग्रुप ऑफ मसल्स so that he gets back to his original profession. So physiotherapy is not a general term. Each patient के लिए defined plan रहता है। जैसे very classically मेरे सारे patients के बाद में जब वो review पे आते हैं, I write a specific exercises for that particular patient. ये customized एक तरह से कह सकते हैं। तो person X might need X type of physiotherapy, or person Y might need Y type of फिजियोथेरेपी। सो इन टर्म फिजियोथेरेपी एक ब्रॉड टर्म है जिसमें काफ़ी सारे मोडालिटीज़ आते हैं और हमेशा सेशन ज़रूरत नहीं पड़ता। जनरली फिजियोथेरेपिस्ट क्या करते हैं कि आपको टास्क देते हैं, इन हफ्तों में आप ये एक्सरसाइज करके आइए या इन महीने में आपका इतना टारगेट लेवल है अचीव करना। सो दीज आर द सेशंस विच आर टेकन फ्रीक्वेंटली डेली लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको मंथ बाय मंथ या वीक बाय वीक का प्लान बताया जाता है। जी। माइथोलॉजीज़ एंड फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पेशेंट्स यूजुअली जब आपके पास आते हैं तो उनके दिमाग में, बिकॉज यू आर एन एक्सपर्ट, तो जब पेशेंट्स आपके पास डाउट्स लेके आते हैं तो आप क्या नोटिस करते हैं कि लोगों के दिमाग में स्पाइन सर्जरी को लेकर कितने सारे मिथ्स मौजूद है? ये जो मिथ्स है एक तरह से इसलिए मिथ्स कहा जाता है बिकॉज पूरा इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली रिसीव नहीं होता है या किसी ने बोला है इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं है। तो काफ़ी पेशेंट्स के मैं तो कहूँगा ऑलमोस्ट जिस पेशेंट को मैं सर्जरी बोलता हूँ उसके माइंड में मिथ्स रहता है। एंड इट इज़ गुड दैट दे आस्क एंड क्लैरिफाई दीज मिथ्स, क्योंकि बहुत सारे मिथ्स गलत हैं, दैट्स व्हाई दे कॉल्ड एज मिथ्स। तो अभी आप क्लासिकली जो पूछेंगे पेशेंट के माइंड में यही रहता है कि मैं ऑपरेशन के बाद क्या चल पाऊँगा, क्योंकि पहले एक ज़माने में मिथ रहता था कि मैं ऑपरेशन होने के बाद मेरा पैर पैरालाइज हो जाएगा, मेरा पैर में ताकत नहीं रहेगा, मैं चल नहीं पाऊँगा। बट इट्स वेरी रॉन्ग, क्योंकि अगर चलता हुआ पेशेंट है, अगर वॉकिंग है और उसके पैर में उतना ताकत है, तो ऑपरेशन के बाद मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स विल गेट बैक टू नॉर्मल एंड दे कैन गेट बैक टू द रेगुलर लाइफ। प्रॉब्लम तब होता है जब पेशेंट काफ़ी डिले करके दे कम एट अ व्हीलचेयर स्टेज। जैसे कुछ पेशेंट्स इतना नेग्लेक्ट कर देते हैं अपने पैथोलॉजी को, भले डर के बारे हो या मिथ्स के बारे में हो, डिले करके व्हीलचेयर स्टेज पे आते हैं, तो वो स्टेज से आपको वॉकिंग स्टेज पे आने को टाइम लगता है। सो
अगर मैं पूछा जाए तो जो अगर पैरालिसिस वाली बात है दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। सर्जरी के बाद पैर पे पूरा लकवा मारना ये वेरी अनहर्ड, स्पेशली लंबार सर्जरी में। सर्वाइकल में और डॉर्सल में एक डिफरेंट काइंड ऑफ मैकेनिक्स चलता है, तो उसका एक अलग तरह से प्लानिंग होता है पेशेंट का। बट लंबार सर्जरी के बाद में अच्छा किया हुआ सर्जरी कैन लीड टू नॉर्मल लाइफस्टाइल, एंड पैरालिसिस होना इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, चांसेस आर वेरी लेस। जी, यहाँ पे अगर अब हम बात करें डाइटरी, जो आपने मेंशन किया था कि डाइट की वजह से भी हो सकता है रिस्क फैक्टर्स में वो एक काउंट होता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इग्नोरेंस की एंड सर्जरी डिले के कॉम्प्लिकेशंस की, तो क्या ऐसे कॉम्प्लिकेशंस नज़र आते हैं यूजुअली अगर लोग सर्जरी को निगलेक्ट कर दें या इग्नोर कर दें या डिले कर दें? जैसे इसमें 2 पॉइंट आपने पूछ लिया है, तो एक है डाइट पे और दूसरा है इग्नोरेंस पे। राइट। नाउ डाइट पे क्या होता है, जैसे मैंने बताया, स्पाइन एज एन ऑर्गन, इट इज़ गॉट बोन, इट इज़ गॉट नर्व्स, इट इज़ गॉट ब्लड वेसल्स, टिश्यूज़ एंड एवरीथिंग। सो अगर क्लासिकली आप डाइट का पूछें तो जो हमारा न्यूट्रिशनल विटामिन लेवल्स है, क्लासिकली B12, विटामिन डी, मैग्नीशियम एंड मेनी अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो आपके मसल्स को, लिगामेंट्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में काफ़ी यूज़ होता है। सो ऑल दीज थिंग्स यू विल गेट इन द डाइट ओनली। ठीक है, सो आपका डाइट होना हो, यू कैन नॉट डिनाई इट, इट इज स्टिल इज गॉट अ फैक्टर इन गिविंग यू अ गुड बैक स्ट्रक्चर। सो आपका मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपका डाइट अच्छा होना है, नंबर 1। बोन्स को स्ट्रॉन्ग होने के लिए आपका कैल्शियम अच्छा होना है। सो डेफिनेटली डाइट का अगेन रोल आता है। सो वी कैन नॉट जस्ट इग्नोर द डाइटरी फैक्ट्स। तो ये रहा पॉइंट ऑफ डाइट के बारे में। सो इफ़ यू आस्क मी, डाइट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रिकवरी ऑफ एनी पेशेंट। नाउ रही बात इग्नोरेंस की, इग्नोरेंस जब पेशेंट इग्नोर करके एक स्टेज पे ऐसे आते हैं जहाँ पे नर्व्स वीक होने लगता है, सर्जरी ज़रूरत पड़ जाता है। एज अ सर्जन मेरा एम है वो नर्व्स का वीकनेस को, कॉज को ठीक करना है। बट आप उतना भी इग्नोर मत करिए कि आपका नर्व्स वीक होने लगे, बिकॉज सर्जन कैनॉट रिकवर द नर्व, सर्जन कैन ओनली डीकम्प्रेस। नर्व्स का वीकनेस का कारण हटा सकता है, बट नर्व को वापस नॉर्मल होना है, नर्व को वापस रिपेयर होना है, वो सर्जन के हाथ में नहीं है। सर्जन खाली नर्व्स के ऊपर से प्रेशर या कंप्रेशन हटा सकता है। नर्व रिकवरी विल हैपन बाय इट्स ओन फिजियोथेरेपी, बाय मेडिसिन्स एंड बाय टाइम, इफ यू आस्क मी। जी, इसी बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, आइए एक बार उनसे बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या सवाल है आपका? जी, मैं कंप्यूटर में वर्क करता हूँ, काफी घंटों वर्क काम करने से पीठ में काफी दर्द होता रहता है, तो उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस क्या करना चाहिए? यानी आप घंटों बैठ के काम करते हैं, अपना प्रोफेशन क्या बताया आपने? जी, मैं कंप्यूटर में वर्क करता हूँ, कंप्यूटर सर्विसेज में वर्क करते हैं, तो घंटों बैठ के काम करने की वजह से बैक पेन होता है, जिसके प्रिकॉशनरी टर्म्स वो पूछ रहे थे। तो ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, बिकॉज ये आपका ही नहीं, काफ़ी सारे सिटिंग प्रोफेशनल्स का ये प्रॉब्लम है। अभी एग्जाम्पल पे बताऊं तो जब हम बैठते हैं, इवन दो आप चल नहीं रहे हैं, आप बैठे हैं, तो भी आपके बैक मसल्स आर कंटिन्यूसली एक्टिव टू कीप यू अपराइट। ठीक है, सो अगर आप बहुत देर तक बैठ रहे हैं, आपके वही बैक मसल्स जो पीछे आपके स्पाइन के अराउंड रहते हैं, वो बैक मसल्स फटीग हो जाते हैं या टायर्ड हो जाते हैं। सो टायर्ड एक मसल्स को फर्दर स्ट्रेन करना इज गोइंग टू गिव यू पेन। सो जनरली लॉन्ग सिटिंग किसको कहते हैं? एनीथिंग मोर देन 30 to 45 मिनट्स विल बी कॉल्ड एज अ लॉन्ग सिटिंग। जब मैं कहता हूँ कि लॉन्ग सिटिंग ना करें, मतलब क्या है कि आप अपने मसल्स को फटीग ना करें। मसल्स अगर थक जाते हैं तो नेचुरली आपका बैक पेन देना शुरू हो जाता है। तो दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज, ये सारे पेशेंट्स में दिखते हैं। सो इसलिए हम कहते हैं कि अगर आपका बैक फटीग नहीं होना है या बैक पेन नहीं आना है, आप हर आधा से पौना घंटा में के बाद एक बार खड़े होकर स्पाइन को स्ट्रेच कर लीजिए। जैसे स्कूल में छोटा ड्रिल कराते थे, या स्ट्रेच कर लेंगे तो आपका मसल्स रिलैक्स हो जाएगा, इमीडिएटली फिर बैठ के आप काम कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप काम ना करें, काम कर सकते हैं, बट एक इवन अ मिनट ऑफ ब्रेक इज गुड इनफ टू मेक यू बैक टू वर्क। और जैसे आपका लाइफस्टाइल यू हैव टू मेंटेन लॉन्ग मेनी इयर्स, आपने अभी से आपको ध्यान देना है, नहीं तो आगे चल के वो बैक पेन कांस्टेंट हो जाता है और डिस्क प्रॉब्लम में बदल जाता है।
अब सबसे आखिर में ये सवाल कि जो स्पाइन सर्जरी अंडरगो करते हैं उनका ये एक सवाल ये भी होता है, एक बहुत बड़ा डाउट एक्चुअली ये होता है कि क्या हम सर्जरी के बाद नॉर्मल लाइफ जी सकेंगे या नहीं, नॉर्मली जो काम करते हैं हम वो कर पाएंगे या नहीं। तो उस बारे में हमें कुछ बताइए। इस पे अगेन 2 या 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जैसा आप कौन से स्टेज में सर्जरी करा रहे हैं। सो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स, अभी इतनी अवेयरनेस बढ़ गई है, इतने स्कैन्स होने लगे हैं, तो हमें आजकल क्या होता है, जो डिजीजेस है, जो पैथोलॉजी है, हमें अर्ली स्टेज में पकड़ में आ जाता है। और जब उसका ट्रीटमेंट हम दे देते हैं तो ज़्यादातर पेशेंट बैक टू नॉर्मल आ जाते हैं। हाँ, कुछ पेशेंट जैसे मैंने बताया जो इग्नोर करके या नेग्लेक्ट करके व्हीलचेयर स्टेज में आ जाते हैं या स्ट्रेचर स्टेज में आते हैं, उनका रिकवरी थोड़ा स्लो होता है, बिकॉज सर्जरी तो आपके नर्व्स के ऊपर से डिकम्प्रेस कर दिया, नर्व को फ्री कर दिया, बट नर्व्स को नॉर्मल करने के लिए आपने फिजियोथेरेपी सेशंस, फिजियोथेरेपी ट्रेनिंग, रिहैबिलिटेशन, ये सब लगता है। तो वो वैसे वाले पेशेंट्स में रिकवरी थोड़ा लंबा जाता है, बट मोस्ट ऑफ द अदर नॉर्मल पेशेंट्स दे गेट बैक टू द रेगुलर लाइफ क्वाइट अर्ली। आई वुड से एज अर्ली एज फर्स्ट डे इटसेल्फ दे स्टार्ट वॉकिंग। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड इतने अहम टॉपिक पर हमारे साथ डिस्कशन के लिए। आज के ज़माने में हर चीज़ के लिए, नॉट ओनली स्पाइन सर्जरी बट कई सारी चीज़ों को लेकर लोग डरते बहुत ज़्यादा हैं एंड अपने दिमाग में आजकल इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे कई सारे ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स हैं जहाँ पे वो देख के डर जाते हैं। स्पेशली AI वीडियोज़ जो आते हैं आजकल, उनको देख के दिमाग में और सारे डाउट्स जो होते हैं वो और ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं कि शायद ये प्रॉब्लम हमें अगर डिटेक्ट हो गई तो ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। बट जो डाउट्स आपने लोगों के जो है उसे इतनी सिंपल लैंग्वेज में क्लियर किया है वो काबिल तारीफ़ है। सो आई रियली थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड शेयरिंग दिस वेरी इन्फॉर्मेटिव थिंग विद अस। आई थैंक यू बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन जाना बहुत ज़रूरी है। एज यू सेड, अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो डर ज़्यादा बनता है। जी बेशक। मोर डिफिकल्ट टू सॉल्व। जी, थैंक यू फॉर दैट। यू आर मोस्ट वेलकम। आज की बातचीत से ये समझना ज़रूरी है कि स्पाइन सर्जरी को लेकर जो डर आजकल लोगों में काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है उनमें से काफ़ी गलतफहमियों पर बेस्ड है। तो आज जो डॉक्टर साहब ने स्पाइन सर्जरी के ऊपर इतनी इन्फॉर्मेटिव चीज़ हमारे साथ शेयर की है, उम्मीद करते हैं कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।